नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम बेहद खूबसूरत बिंदु शुरू करने वाले हैं और उस बिंदु के नाम का अनाउंस करने से पहले मैं आपके समक्ष 2-3 बातें बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से वर्ण विचार पढ़ लेने के बाद हम संधि पर पहुँचते हैं, समझना बात को, कहना क्या चाहा है मैंने। जैसे वर्ण पढ़ लेने के बाद हम पढ़ते हैं क्या, संधि। जैसे ही हमने वर्ण पूरे पढ़े उसके बाद हम संधि पर पहुंच चुके थे। ठीक उसी प्रकार से आज मैं कहूं कि हम जैसे शब्द पूरा पढ़ चुके हैं और शब्द पूरा पढ़ लिया जाता है, उसके बाद शब्दों पर निर्भर करने वाला बिंदु शुरू करने वाले हैं समास। नाम सुनते ही जहन में खुशियां दौड़ जाती हैं, मन तरंग आनंदित उमंग से भर जाता है कि क्या बिंदु शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज एक बेहद ही खूबसूरत बिंदु की ओर हम बढ़ रहे हैं और आज के हमारे प्रकरण का नाम है समास। तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ जाइए, समास के साथ हेडिंग डाल दीजिए समास। अब इस समास बिंदु में परिभाषा और इसके प्रकारों पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब जानना आरंभ कर रहे हैं जो इस शब्द से संबंधित हैं। सबसे पहले बेसिक सी चीज़ों की बात करें। पहला ही छोटा सा प्रश्न बनता है कि समास जो शब्द है वह कौन कौन से पदों का योग है। तो देखिए, यह सम प्लस आस से बना है। किससे बना है दोस्तों? सम योग आस से बना है। कहने का आशय यह हुआ कि समास जो है सम योग आस से बना है। और ध्यान रखना दोस्तों, यह संधि नहीं है बल्कि संयोग का पद है। यह संधि नहीं बल्कि संयोग का पद है। किसका पद है दोस्तों? संयोग का पद है, क्योंकि यहाँ हलंत मैं के बाद आ रहा है, लेकिन इन योग के चिन्ह के दोनों तरफ के वर्णों के योग पश्चात कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा। संधि में हम क्या पढ़ते हैं कि जब दो वर्णों के योग से कोई विकार उत्पन्न होता हो तो उसे संधि कही जाती है। लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं, यहाँ मैं स्वर रहित है और उसके बाद स्वर आ है, लेकिन मैं स्वर रहित और आ योग कर रहे हैं, तो इन दोनों से निर्मित रूप जो आ रहा है वह मा आ रहा है। यह विकार नहीं है, केवल संयोग हो रहा है, जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहली छोटी सी बात कि समास शब्द किन दो पदों का योग है, तो पहला आंसर सम प्लस आस। बहुत ही खूबसूरती से इस बिंदु को समझिए। इतना बड़ा और अपने आप में संपन्न बिंदु है यह, जहाँ से बहुत सारे प्रश्नों का समावेश होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे बिंदुओं को यह छूता भी है और बहुत सारे बिंदुओं का इसमें अहम योगदान भी होता है। परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, दैनिक जीवन में उपयोग की भाषा की दृष्टि से भी ये बहुत आवश्यक है। तो समास से संबंधित पहला प्रश्न, पहली बात हम जान चुके हैं क्या, कि समास किन दो पदों का योग है? सम योग आस का योग है। ठीक है, दूसरी बात की हम चर्चा करते हैं। इस समास के जो दोनों पद हैं, इन दोनों पदों का अर्थ क्या होगा? देखो, यह उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ है और यह मूल शब्द के रूप में है। किसके रूप में है? मूल शब्द के रूप में। और उपसर्ग के रूप में यह जब सम उपसर्ग के रूप में जुड़ता है तो अर्थ देता है पास या समीप का। किसका अर्थ देता है दोस्तों? पास या समीप का अर्थ देता है। बहुत अच्छे से समझिए, उपसर्ग के रूप में सम का कोई अर्थ नहीं होता। यह बात फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, अपने जहन में रेखांकित कर लीजिए कि कभी उपसर्गों का कोई अर्थ होता ही नहीं है। लेकिन यदि उपसर्ग को किसी अन्य विकारी शब्द के साथ लिख दिया जाता है तो वे अपना अर्थ देने लग जाते हैं। स्वतंत्र रूप से किसी उपसर्ग या प्रत्यय का कदापि अर्थ नहीं होगा।
वे किसी विकारी शब्द के साथ जुड़ने पर ही अर्थवान होते हैं। जब हम उपसर्ग और प्रत्यय की आने वाली कक्षाओं में वार्ता करेंगे तब इस बिंदु पर मैं बहुत विस्तार से प्रकाश डालने वाला हूँ। अभी इतना सा ध्यान रख लीजिए कि सम उपसर्ग का यदि हम आस के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो यह पास या समीप का अर्थ दे रहा है। जबकि दोस्तों आश जो पद है, इस आश पद के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बैठना या बैठाना, बैठना या बैठाना। बहुत अच्छे से समझ में आया। समास शब्द सम प्लस आस के योग से बना है। समास पद, यहाँ पर तथ्य भी लिखते चलते हैं साथ के साथ। सबसे पहली बात हमें क्या पता चली, यह है सम प्लस आस के योग से बना है या संयोग से बना है, संयोग से बना है। एक बात। दूसरी बात, यहां शम का अर्थ क्या होगा, यहां शम पास या समीप, और आस, आस का अर्थ क्या है दोस्तों, बैठना या बैठाना, बैठना या बैठाना। तो समग्र पद का, संपूर्ण पद का हम अर्थ लें तो इन दोनों को जोड़कर हम क्या लिखेंगे, पास बैठना या पास बैठाना। अर्थात हम समग्र अर्थ लिखना चाहें तो समग्र अर्थ क्या लिखेंगे, पास बैठना या बैठाना। यह केवल इसके इस विच्छेद का अर्थ लिया है दोस्तों, शब्द का अर्थ मैंने नहीं लिया है, पुनः बता देता हूं। लेकिन यदि इस समास शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात आए तो इसका शाब्दिक अर्थ आप क्या लेंगे, संक्षेपण लेंगे। क्या लेंगे, संक्षेपण लेंगे। बहुत ही अच्छे से समझिए इस बिंदु को, हम बहुत आराम से यह बिंदु लेने वाले हैं। इसका अर्थ क्या लेंगे, हम संक्षेपण लेंगे। क्या लेंगे, संक्षेपण ले लेंगे। अर्थात समास शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसके शाब्दिक अर्थ के रूप में आप क्या कह सकते हो दोस्तों, शाब्दिक अर्थ हम क्या लेंगे, संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा कर देना, अर्थात छोटा कर देना, छोटा कर देना। संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण, यह इस शब्द से संबंधित दो तीन बातें हमें पता चली कि समास शब्द किन दो पदों का योग है, पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन से पदों से जुड़कर बना है, तो सम और आस से बना है। संधि है या संयोग है, तो आप ही ने बता दिया कि सर यह तो संयोग है। बिल्कुल संधि नहीं है, क्योंकि विकार नहीं हो रहा। यहाँ विकार होता, इन दोनों के योग से विकार नहीं हो रहा। अगर विकार होता तो यह संधि होती। शब्दों के अलग अलग अर्थों में ले लिया तो उपसर्ग के रूप में पास या समीप का अर्थ, और आस का मतलब होता है बैठना या बैठाना। दोस्तों यहाँ से जुड़ती हुई एक बात और बताना चाहूँगा इस आस से संबंधित। देखो क्या है, इस आस से शब्द बनता है आसन, और इसी आस से शब्द बनता है आसन्न। क्या बनता है, आसन्न। एक बार परीक्षा में, एक स्थानीय बोर्ड की परीक्षा थी और उसमें प्रश्न पूछ लिया गया युग्म शब्द में। युग्म शब्द में प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, ध्यान देना, आसन्न आसन्न का अर्थ है, आसन्न आसन्न का अर्थ है। विकल्प दिए गए थे, बैठना, बैठने की जगह है, यानी कि बैठने का तरीका और बैठने की जगह है। एक बार पहले इसके अर्थ को ले लिया, एक बार उसके अर्थ को ले लिया। विकल्प बता रहा हूं, बैठने की जगह, बैठने का तरीका। दूसरा विकल्प बना दिया, बैठने का तरीका और बैठने की
जगह। विद्यार्थी यहीं भ्रमित हो गया, विकल्प दोनों सही लग रहे हैं। आसन पहले लिखा हुआ है, आसन्न बाद में लिखा हुआ है। कौन से का अर्थ क्या होगा? अर्थ तो इन दोनों में ही है, तो ध्यान देना। आस का मतलब बैठना या बैठाना, आसन का मतलब होता है दोस्तों बैठने की जगह, और आसन का मतलब बैठने का तरीका अर्थात बैठा हुआ। बैठा हुआ आपने जब अजंता और एलोरा की गुफाएं पढ़ते हैं तो उस समय भी पढ़ा होगा मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 और 17, अर्थात मरने की स्थिति में, मरने को तैयार, मरण के लिए तैयार। आसन्न का मतलब बैठा हुआ और आसन का मतलब होता है जगह। बहुत बार देखते हैं हम किसी सभा में संबोधित करते हुए संबोधनकर्ता ने कहा कि अब मैं आसन ग्रहण करना चाहता हूँ। आसन ग्रहण करने का मतलब यह हुआ कि अब मैं मेरे बैठने की जगह जाना चाहता हूँ। तो इस आस से ये दो शब्द और जुड़ते हैं जिनके प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, इन पर भी मैंने प्रकाश डाला। तो एक बेसिक सा परिचय, हम ब्यौरा शुरू कर रहे हैं समास का। तो सबसे पहले काम की बातें जो हमें 3 तथ्यों के रूप में मिल चुके हैं, तो तथ्य कौन कौन से हैं दोस्तों, इनको आप अपने जहन में स्थापित कर लीजिए। क्या क्या? समास शब्द सम प्लस आस के संयोग से बना है। यह है सम, यहाँ पर सम का अर्थ क्या होगा? पास, और आस का मतलब बैठना या बैठाना। समग्र अर्थ पास बैठना या बैठाना, और शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। यहां तक की बात समझ में आई? एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम अगली बात पर चलते हैं दोस्तों। अब आता है अगला तथ्य इसी शब्द से संबंधित। अभी हम परिभाषाओं पर नहीं गए, अभी हम इसी शब्द को समझना चाह रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। तो समास का टुकड़ा क्या हुआ और योग कैसे होता है वो तो जान चुके। फिर अगला तथ्य आता है, इसका विलोम पूछा गया है। इसका क्या पूछा गया है? विलोम पूछा गया है बहुत परीक्षाओं में कि समास का विलोम शब्द क्या होता है। और विकल्प में पहला ही, जैसे हम संधि में संधि का विलोम संधि विच्छेद पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से समास में हमारे जहन में विकल्प आता है कि हो सकता है इसका विकल्प होगा समास विग्रह। लेकिन दोस्तों समास का विलोम विग्रह नहीं, बल्कि समास का विलोम होता है व्यास। व्यास बनता है वी धन आस से। वी का अर्थ होता है असमान, वी का अर्थ होता है अन्य, आस का मतलब बैठना। समास में क्या था? पास बैठना। वी का मतलब अन्य जगह पर बैठना। कहने का आशय यह हुआ समीप बैठना समास, दूर बैठना व्यास। तो समास के शब्द का यदि आपको विलोम शब्द पूछा जाए तो विलोम शब्द आप सदैव क्या बताओगे? व्यास। समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यह व्यास शब्द जो है यह यण संधि का उदाहरण है दोस्तों। किसका है? यण संधि का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं हम इसके परिभाषाओं की तरफ। ध्यान दीजिए, जैसे आप विद्यालय के लिए निकले, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए निकले, पुस्तकालय भवन के लिए निकले, और जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं पिताजी ने कहा आज शाम को हवन सामग्री लेकर आना है या हमें पूजा करनी है, इसलिए आप हवन के लिए सामग्री लेकर आना। हवन के लिए सामग्री लेकर आना। पिताजी ने हमें कहा हवन के लिए सामग्री लेकर आना। हम चले गए शहर। जब वापस कस्बे से आ रहे होते हैं तो वापस आने के बाद पिताजी ने हमें पूछ लिया बेटा या बेटी हवन सामग्री ले आए क्या? हवन सामग्री ले आए क्या? दोनों बातें बहुत गौर से समझने और सीखने की हैं। पहले तो जाते वक्त कहा गया हवन के लिए सामग्री लेकर आना, हवन के लिए सामग्री लेकर आना, और उन्होंने अब आने के बाद पूछा हवन सामग्री ले आए क्या? हवन सामग्री ले आए क्या? दोस्तों यहाँ दोनों चीज़ों, इन दोनों बातों का यहाँ पर देखो, हवन के लिए सामग्री, और यहाँ पर केवल हवन
सामग्री। इन दोनों में एक चीज का फर्क आ रहा है, यहां जो के लिए लिखा हुआ था, यहां जो के लिए लिखा हुआ था हमने यहां पर नहीं लिखा। इस के लिए को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। इस के लिए को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब ध्यान से समझना ये क्या चीज है। पूर्व की कक्षाओं में हमने जाना कि वाक्य के दो पदों के मध्य, वाक्य के दो पदों के मध्य हमें कोई न कोई क्या मिलता है, योजक मिलता है। क्या मिलता है, योजक मिलता है। और इस योजक के रूप में हमें क्या मिलता है, अव्यय मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, अव्यय मिलता है। या मैं कहूँ यहाँ योजक के रूप में कोई विभक्ति लिखी होती है। विभक्ति से आशय है मेरा कारक चिन्ह से। किससे है दोस्तों, कारक चिन्ह से। अर्थात हमें यहाँ परसर्ग मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, परसर्ग मिलता है। पुनः पुनः समझ लेना, बहुत अच्छी और आवश्यक जानकारी है ये। क्या कि दो पदों के मध्य क्या लिखे हुए हैं, योजक लिखे हुए हैं। योजक की जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है, अव्यय मिलता है। और अव्यय कौन सा, संबंध बोधक अव्यय आ सकता है। कौन सा आ सकता है, संबंध बोधक अव्यय आ सकता है। तो अव्यय हो या फिर कोई विभक्ति या परसर्ग लिखा हुआ होता है। हम क्या करते हैं, इतनी बड़ी लाइन को बोलने के लिए मान लीजिए 3 सेकंड का समय लगा, लेकिन 3 पदों की जगह हम 2 ही पद बोलेंगे तो 1 सेकंड बचाया जा सकता है। इस बड़ी लाइन को लिखने और बोलने में समय, ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। हवन सामग्री को बोलने में समय भी कम लगेगा, ऊर्जा भी कम लगेगी। इसका मतलब यह हुआ कि 2 पद जो हैं, पद का मतलब वही, वाक्य में यदि कोई शब्द लिख दिया जाए तो उसे पद कहा जाता है। तो 2 पदों के मध्य आए हुए किसी भी योजक या अव्यय या विभक्ति को यदि हटा दिया जाए, यदि हटा दिया जाए, अब आप मेरी बात के साथ साथ बोर्ड पर भी गौर करना, यदि 2 पदों के मध्य आई हुई विभक्ति या योजक या अव्यय को हटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है इनको हटाते ही ये दोनों पद पास आ जाएंगे। इनको हटाते ये दोनों पद कहाँ आएंगे, पास आ जाएंगे। यहाँ आ गए हवन सामग्री। तो जब 2 पदों के मध्य प्रयुक्त योजक, अव्यय या विभक्ति को हटाकर उन्हें पास पास लिख दिया जाता है, ऐसा करना दोस्तों, ऐसा करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ऐसा करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास कौन चीज कहलाती है, हटाना। समास किसे कहेंगे दोस्तों, हटाने को समास कहेंगे। समास किसे कहेंगे, हटाने को समास कहेंगे। कहने का मतलब हटाया किसे, हमने हटाया किसे है, हटाया है हमने किसको, विभक्ति को हटा दिया। किसको हटा दिया दोस्तों, विभक्ति थी उसे हटा दिया। या फिर हम कहें योजक जो था उसे हटा दिया। या सरल शब्दों में हम कहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि जो अव्यय दिया गया था उस अव्यय को हमने हटा दिया। जो अव्यय दिया गया था हमने उस अव्यय को ही हटा दिया। तो अव्यय विभक्ति या योजक को हटाना, अव्यय विभक्ति या योजक को हटाना ही क्या कहलाया, समास कहलाया। यह बात समझ में आ चुकी होगी। और यदि आपने जो हटा हुआ विभक्ति, योजक या अव्यय है, अगर उसे पुनः लिख दोगे, अगर उसे आप पुनः लिख दोगे, अगर आप उसे पुनः लिख दोगे, के लिए पुनः लिख दिया, तो उसे पुनः लिख देना ही। कहने का मतलब ये था कि ये जो विभक्ति या योजक या अव्यय है इसे हटा दिया, तो हटाना तो क्या कहलाया, समास। लेकिन यदि मैं इसे पुनः लिख दूं, इसे मैं पुनः लिख दूं तो पुनः लिख देना ही क्या कहलाता है दोस्तों, समास कहलाता है, विग्रह कहलाता है। पुनः लिखना और पुनः लिखना ही क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। पुनः लिख देना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। दोनों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हटाना समास कर देना, पास कर देना हटा देना, वापस लिख देना। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इसे हटाया।
हटा देना तो क्या कहलाया? समास। और यदि वापस लिख दिया तो ये क्या कहलाया? पुनः लिख देना। पुनः लिख देने को हम कहते हैं दोस्तों विग्रह। पुनः लिख देने को क्या कहते हैं? विग्रह कह देते हैं। यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी, तो इस बात को एक बार आप और देख लीजिए, फिर हम इसकी शब्दशः परिभाषा लिखते हैं दोस्तों। चलते हैं परिभाषा पर। देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, व्यवस्थित परिभाषा लिखेंगे अब। समास दो पदों के मध्य, दो पदों के मध्य प्रयुक्त कारक विभक्ति, दो पदों के मध्य प्रयुक्त कारक विभक्ति अव्यय या योजकों, अव्यय या योजकों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देने से, उन्हें पास पास लिख देने से एक नया संक्षिप्त पद बन जाता है। बहुत अच्छे से समझना इसको, क्या बन जाता है? संक्षिप्त पद बन जाता है। देखो इधर आपने जैसे ही हवन सामग्री को लिया, हवन सामग्री में से के लिए आपने हटाया तो हवन और सामग्री पास आकर के संक्षिप्त पद बन गया। हवन और सामग्री पास आकर के क्या बन गया ये दोस्तों? संक्षिप्त पद बन गया है। तो जैसे ही आप इन पदों को हटा करके पास पास लिख देते हो तो एक नया संक्षिप्त पद बन जाता है, एक नया संक्षिप्त पद बन जाता है। ऐसा करना ही समास कहलाता है। ऐसा करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि समास कोई शब्द नहीं, समास एक प्रोसेस का नाम है। समास एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसीजर है। जिस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया का हम अनुसरण कर रहे हैं, अनुसरण क्या किया कि कोई बड़ी लाइन थी, कोई बहुत बड़ा वाक्य था, उसमें से हमने विभक्तियां और योजक हटा करके उन्हें पास ले आए। तो पास लाने का जो कार्य करते हैं, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो प्रक्रिया हम दोहरा रहे हैं, उस प्रक्रिया का नाम ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ऐसा करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब ध्यान दीजिए, जैसे उदाहरण की बात करें तो अभी हमने क्या लिखा था? जैसे हवन के लिए सामग्री, और इसमें से हम हटाएंगे किसको? के लिए को हटा देंगे और क्या लिख देंगे? हवन सामग्री। क्या लिख देंगे दोस्तों? हवन सामग्री लिख देंगे। अब आपने हवन सामग्री बना दी। यह हवन सामग्री कौन सी प्रक्रिया से बनी? समास प्रक्रिया से। दो पदों के मध्य प्रयुक्त कारक विभक्ति योजक या अव्यय को हटाया, उन्हें पास पास लिख देने का काम क्या कहलाता है? समास। और इस प्रक्रिया से जो आपने नया शब्द बना दिया, यह हवन सामग्री हमारे पास एक नया पद बन गया ये। तो ऐसे सामासिक प्रक्रिया अर्थात समास की प्रक्रिया, सामासिक प्रक्रिया से जो नया शब्द हम बनाते हैं उसे समस्त पद या सामूहिक पद कहा जाता है। समझ में आ रहा है? समास प्रक्रिया द्वारा जो पद हम बनाते हैं उसे ही समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। तो ये लाइन भी हम चाहें तो लिख सकते हैं कि समास प्रक्रिया द्वारा बनाया गया, समास प्रक्रिया द्वारा बनाया गया पद समस्त पद या क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। समास प्रक्रिया द्वारा
बनाया गया पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। कहने का आशय यही हुआ कि यह हमारे पास कोई वाक्यांश था जिसमें से विभक्ति, योजक, अव्यय हमने हटा दिए और एक नया रूप बना लिया। नया रूप बनाना ही क्या कहलाता है? समास प्रक्रिया कहलाती है। और जो नया शब्द बनकर आया, इस शब्द को क्या कहा जाता है? सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों। अब हम बात करेंगे विग्रह की। एक बार इसे पुनः देख लीजिए। अब हम बात करते हैं समास विग्रह की। समास विग्रह यह क्या होता है, इस बात पर हम प्रकाश डालते हैं। समास विग्रह किसे कहेंगे? हमारे पास क्या लिखा हुआ था? हवन सामग्री लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? हवन सामग्री। और हवन जो सामग्री लिखा हुआ है, यह कौन सा पद है? तो आप कहेंगे यह समस्त पद है। अब इस समस्त पद में क्या चीज हटी हुई है? तो आप कहोगे कि इसमें से अव्यय हटा हुआ है, या योजक हटा हुआ है, या कारक विभक्ति हटी हुई है। अब मैं कहूं कि समस्त पद में जो चीज हटी हुई है, अर्थात लुप्त जो चीज है, उसे वापस लिखो। अर्थात समस्त पद में लुप्त कारक विभक्ति, योजक या अव्यय को पुनः लिख देना। समस्त पद में लुप्त मतलब हटाई गई, समस्त पद में से लुप्त कारक विभक्ति, योजक या अव्यय को पुनः लिख देना क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। हम परिभाषा के शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? समस्त पद में लुप्त कारक विभक्ति, योजक या अव्यय। समस्त पद में लुप्त कारक विभक्ति, अव्यय या योजकों को पुनः लिख देना। योजकों को पुनः लिख देना। पुनः लिख देना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। मेरे कहने का आशय यही हुआ दोस्तों कि जो चीज़ हटाई थी उसे हम क्या करेंगे? उसे हम वापस लिख देंगे। समस्त पद में लुप्त कारक विभक्ति, योजक या अव्यय जो थे उन्हें लिखो वापस से। तो ये लो जी, हम वापस से लिखना आरंभ कर रहे हैं। क्या लिखा? हवन। क्या लिखा? हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री हमने वापस लिख दिया। तो जो समस्त पद में लुप्त चीज थी उसे वापस हटा दिया, रिमूव किया, ऐड कर दिया। तो ऐसा करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? समास विग्रह कहलाता है। अब बात आती है, इस समास विग्रह के भी भेद होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपने आज तक नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हो। क्या समास विग्रह के भी भेद होते हैं? तो ध्यान दीजिए, समास विग्रह के भेद। हालांकि छोटी एग्जाम में नहीं पूछता, पर बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। समास विग्रह के भेद कितने होते हैं? 2। समास विग्रह के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। सर हमने तो आज तक सुने ही नहीं। बिल्कुल आप नहीं सुने होंगे, आपने समास के भेद सुने हैं। उनमें भी बहुत सारे अभी संशय और सवाल बनेंगे, हम उनकी बात अगले बिंदु पर करने ही वाले हैं। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि समास विग्रह के भेद कौन कौन से होंगे। तो समास विग्रह के 2 भेद होते हैं, और वे 2 भेद कौन कौन से हैं मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला है लौकिक समास विग्रह। पहला है दोस्तों लौकिक समास विग्रह। लौकिक समास विग्रह, इसी का दूसरा नाम भी मिलता है हमें नित्य समास विग्रह। क्या मिलता है हमें? नित्य समास विग्रह।
पहला है लौकिक समास विग्रह या नित्य समास विग्रह। दूसरा जो प्रकार हमें मिलता है दोस्तों समास विग्रह का, वह मिलता है अलौकिक समास विग्रह। अलौकिक समास विग्रह, अलौकिक समास विग्रह। और अलौकिक समास विग्रह को भी आप दूसरे नाम से, सरल नाम से जान सकते हैं, कहते हैं अनित्य समास विग्रह। क्या कहा जाता है साथियों? अनित्य समास विग्रह। लौकिक समास विग्रह क्या होगा या नित्य समास विग्रह क्या होगा? वह सामासिक पद जिसका समास विग्रह सरलता से हो जाए, वह सामासिक पद जिसका समास विग्रह सरलता से हो जाए, वो लौकिक समास विग्रह में होता है। हम बात करें हिंदी में सारे समास विग्रह तो वो लौकिक समास विग्रह के ही होते हैं। अलौकिक समास विग्रह वहाँ होता है जहाँ पद का समास विग्रह आसानी से नहीं होता, अर्थ के साथ हम भावार्थ की बात और करते हैं, अर्थ के साथ हम सांकेतिक अर्थ की बात और करते हैं। जिस प्रकार से श्लेष अलंकारों की बात आती है, उसी प्रकार के तथ्य अलौकिक समास विग्रह होते हैं, जो कि वैदिक संस्कृत में प्रचलित है। वर्तमान हिंदी में हमारे कौन सा चलता है दोस्तों? लौकिक समास विग्रह ही चलता है। तो आशा करता हूँ यह समास विग्रह जो बिंदु है, यह भी आपके समझ में आया होगा कि समास विग्रह क्या होता है, किसे कहा जाता है। समास विग्रह क्या होगा? समस्त पद में जो भी चीज़ हमने हटाई थी उसे वापस लिख देंगे, चाहे वो अव्यय हो, चाहे वो योजक हो, चाहे वो कारक विभक्ति हो, समास विग्रह कहलाएगा। और समास विग्रह के प्रकार भी अगर आपसे पूछे जाएं, हालांकि ये छोटा प्रश्न नहीं है, बहुत टफ प्रश्न है, उच्च लेवल की परीक्षा में पूछ सकते हैं, यूपीएससी लेवल पर पूछा जा सकता है, यूपी लेवल पर नहीं पूछते, राजस्थान लेवल पर नहीं पूछते, स्टेट परीक्षाओं में बहुत कम इस प्रश्न का सामना होता है। पर ध्यान रखना है, क्या पता कुछ भी पूछा जा सके। तो समास विग्रह के भेद की बात करें तो दो, और नाम आपके सामने उल्लिखित हैं। यह बात समझ में आ चुकी दोस्तों, एक बार इसे देख लीजिए। फिर हम बात करते हैं समास के प्रकारों की। तो अब आती है बात हमारे दोस्तों समास के प्रकार। समास के भेद। समास के भेद, यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि समास के भेद कितने होंगे? हो सकता है मेरे मित्रों आपके जहन में आ रहे हैं 6 प्रकार। मेरे कुछ मित्र यह भी कह देंगे कि सर 5 प्रकार। मेरे कुछ मित्र यह भी कह देंगे कि सर 4 प्रकार। और फिर मैं कहूँगा तीनों सही है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वास्तव में क्या होता है समास के प्रकार। आपको पर्टिकुलर प्रश्न में कोई शर्त दी जाती है और उस शर्त के आधार पर यदि समास के प्रकार पूछे जाते हैं तो आपका जवाब अलग अलग होना चाहिए। कैसे? समास के 4 प्रकार भी सही हैं, समास के 5 प्रकार भी सही हैं और समास के 6 प्रकार भी सही हैं। बस प्रश्न पूछे जाने के तरीके पर निर्भर करता है कि जवाब सही कौन सा होगा। जैसे हम बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा 4 क्यों होते हैं। तो देखिए, पहली बात है क्या दोस्तों, यदि आपको पूछा जाता है क्या पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, या आप कहें प्रधान पदों के आधार पर, प्रधान पदों के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर या प्रधान पदों के आधार पर, प्रधान पदों के आधार पर या पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे तो जवाब सदैव क्या होगा? 4 ही होगा। अभी बताऊंगा 4 कौन कौन से हैं। यह आधार हमें परिभाषा निकालने में सहायता करता है। बहुत बार हम परिभाषाओं में सुनते हैं कि अमुक समास का पहला पद प्रधान होता है, अमुक समास का दूसरा पद प्रधान होता है, या उत्तर पद प्रधान होता है,
इस समास का उभय पद प्रधान है, इसके उभय पद अप्रधान हैं, तो कौन से के क्या प्रधान होंगे उस आधार पर हम कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। आगे चर्चा करने वाले हैं। पहले ये 5 और 6 का गणित भी जान लीजिए। दूसरा आता है आपका 5 प्रकार। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मूल रूप में समास के भेद कितने होंगे, मूल रूप में का नाम आते ही आपके जहन में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि कौन सी भाषा की बात की जा रही है, मूल भाषा की बात की जा रही है। तो मूल रूप में समास के भेद, और मूल रूप में समास के भेद जो होते हैं वे होते हैं दोस्तों 5। कितने होंगे, 5 होंगे। मूल रूप में समास के भेद पूछता है तो आपका जवाब सदैव क्या होगा, 5 होगा। लेकिन अब बात करें हम हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की, तो आपसे अगर पूछा जाए क्या हिंदी में समास के भेद, क्या पूछा जाए दोस्तों, हिंदी में समास के भेद पूछा है। हिंदी में समास के भेद, तो आपका जवाब क्या होगा, 6 होगा। आपका जवाब क्या होगा, 6 होगा। अब बात आती है सर कोई शर्त देता ही नहीं, सीधा ये पूछ ले समास के भेद कितने होंगे। तो दोस्तों उस जगह आप अपने विवेक से सोचना कि अगर आप संस्कृत भाषा का पेपर दे रहे हो तो प्रकार 5 करने हैं, और यदि हिंदी का पेपर दे रहे हो तो 6 करने हैं। लेकिन यदि आपको पूछ लिया जाए पदों की प्रधानता या प्रधान पदों के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं, तो उस स्थिति में चाहे विकल्प में 6 या 5 हों, लेकिन जवाब क्या होगा, 4 ही होगा। पुनः सुन लीजिए, यह प्रश्न की शर्त है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस शर्त के आधार पर प्रकार पूछे गए हैं। प्रधान पद या पदों की प्रधानता पूछे तो जवाब सदैव 4 होगा, मूल रूप में पूछे तो सदैव 5 होगा, हिंदी में पूछे तो 6 होगा, और बिना कोई शर्त के हिंदी में पूछे तो भी 6 होगा। यह बात आप जान चुके हैं। अब हम इनमें से एक एक की चर्चा करने वाले हैं। यह स्लाइड भी आप एक बार गौर से पुनः देख लीजिए। फिर मैं 4 पदों के प्रधानता के आधार पर जो 4 प्रकार हैं उनके नामों की चर्चा शुरू करने वाला हूं दोस्तों, कि प्रधान पदों के आधार पर समास के 4 भेद कौन कौन से होंगे और किस प्रकार से होंगे। देखिए, पहला है पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। जवाब पूछे तो कितना, 4। जवाब पूछे तो कितना है, 4। कौन कौन से हैं वो जान लीजिए, ये बेहद जरूरी है। पहला है भाई प्रथम पद प्रधान समास। ऐसा समास जिनमें प्रथम पद प्रधान होता है। हाँ, आपका यह सोचना सही है कि सर प्रथम पद क्या होता है वो बताओ। देखो, जैसे शब्द आ जाता है, अभी हमने लिया था हवन सामग्री वाला, तो इस हवन सामग्री में देखो आपको 2 पद दिख रहे हैं। 2 पद दिख रहे हैं, एक तो हवन अलग से है और एक सामग्री अलग से है। तो जो हवन है यह तो है प्रथम पद, इसे आप पूर्व पद भी कह सकते हो, और यह क्या है, द्वितीय पद, या इसे आप परपद भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, परपद। पर यानी दूसरा या के बाद का। प्रथम पद और द्वितीय पद। अब समझ में आ गया, पहला पद और दूसरा पद। तो पहला प्रकार जो है वह कौन सा है, प्रथम पद प्रधान समास। ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान होगा, अर्थात मुख्य होगा। प्रधान का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, जिसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे विग्रह के दौरान। दूसरा प्रकार हम चर्चा में लेंगे, दूसरा होता है द्वितीय पद प्रधान समास। द्वितीय पद प्रधान समास। पहला तो कौन सा था, प्रथम पद प्रधान समास। दूसरा कौन सा हो गया, द्वितीय पद प्रधान समास। और तीसरा है दोस्तों
उभय अर्थात दोनों पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास। और चौथा या अंतिम, देखो इसमें पहला प्रधान है तो दूसरा अप्रधान है, इसमें दूसरा प्रधान है तो पहला अप्रधान है, यहाँ पर दोनों प्रधान है अप्रधान कुछ नहीं। तो अब चौथा प्रकार जो आएगा वह क्या आएगा, उभय पद अर्थात दोनों पद, दोनों पद अप्रधान समास, दोनों पद अप्रधान समास, दोनों पद अप्रधान समास। अब हमारे पास हिंदी में 6 नाम होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर वो 6 के 6 इन 4 में ही समाहित होने चाहिए। तो 4 में कैसे समाहित होंगे वो देख लेते हैं कि कौन सा किस में जाएगा, कौन सा किस में जाएगा। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रथम पद प्रधान समास की, तो प्रथम पद प्रधान समास होता है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। कहने का आशय यह हुआ कि अव्ययी भाव समास की आदि परिभाषा हमें समझ आ चुकी कि वह समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास। समझ रहे हैं दोस्तों, वह समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है अर्थात अव्ययी भाव समास। दूसरा पद प्रधान समास की बात की जाए तो दूसरा पद प्रधान समास होता है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास। और यह हम सदैव से जानते आए हैं कि तत्पुरुष के ही 2 भेद हैं आपके। तत्पुरुष के ही 2 भेद कौन कौन से, एक तो आपका कर्मधारय समास और एक आपका द्विगु समास, एक आपका द्विगु समास। अभी हम सारी बातें करने वाले हैं, क्या भेद हैं। कहने का मतलब अब बात की जाए कि द्वितीय पद प्रधान समासों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, तो हिंदी में आप कहेंगे 3 समास ऐसे हैं जो द्वितीय पद प्रधान हैं। द्वितीय का मतलब जिनमें बाद वाला पद प्रधान होता है, सामग्री प्रधान होता है, हवन वाला अव्ययी भाव में। 3 समास बच गए, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, जिनमें बाद वाला पद प्रधान होता है। और जिसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे ऐसा समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास। कौन सा होता है दोस्तों, द्वंद्व। दोनों प्रधान है इसीलिए उनमें द्वंद्व है, तनाव है, टकराव की स्थिति कब होगी, जब दोनों बराबर के होंगे। तो द्वंद्व समास जो है वह है आपका दोनों पद प्रधान समास, उभय पद प्रधान समास। और जिसमें दोनों ही पदों का कोई मतलब नहीं, कोई अन्य बात की प्रधानता रहती है। समझ पा रहे हैं आप मेरे इशारे को, कि जहाँ दोनों ही पदों का कोई मतलब नहीं, अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। हमने शब्दों के प्रकारों में पढ़ा था योग रूढ़ शब्द दोस्तों, बहुव्रीहि समास, वही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करना, यहाँ पर बात करें तो कौन सा आएगा, बहुव्रीहि समास। कौन सा आएगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास। कौन सा आएगा, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास है आपका उभय पद अप्रधान समास। कहने का मतलब जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, ऐसे समास को क्या कहा जाएगा, उभय पद अप्रधान। अब हिंदी के 6 प्रकार गिन सकते हैं, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु 4, 5 और 6। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी। तो पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार हैं और 4 में 6 के 6 हमने समाहित कर लिए। एक बार इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं मूल रूप में समास के। जो आपके सामने अभी अभी मैंने रूप बताए थे कि मूल रूप में समास के भेद होते हैं 5, और वो 5 कौन कौन से होंगे उनकी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब आता है दूसरा तथ्य, क्या है, मूल रूप में समास के भेद। और मूल रूप में समास के भेद की बात की जाए तो मूल रूप में समास के कितने भेद हैं दोस्तों, 5। कितने भेद हैं, 5। यह भी आपको ध्यान रखने हैं।
प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, मूल रूप में समास के कितने भेद होते हैं? तो मूल रूप में समास के भेद पूछते ही आपके जहन में सदैव आंसर आ जाना चाहिए कि मूल रूप में समास के 5 भेद होते हैं। और वो 5 कौन कौन से हैं, हम अब उनका नामोल्लेख करने वाले हैं। 5 भेदों का आपसे नाम पूछा जाए तो जरा सा भी परेशान नहीं होना है, आप सीधे से कह सकते हैं कि 5 भेद कौन कौन से होंगे। ये 5 भेद वो हैं दोस्तों जो किसके हैं, आपके संस्कृत व्याकरण के हैं। संस्कृत भाषा में जो 5 भेद चलते हैं हम उनके नाम उल्लेख कर रहे हैं। देखो 5 कौन कौन से। नंबर 1 पर आता है दोस्तों सबसे पहला केवल समास। कहने का मतलब वे पद जिनका सामासिक विग्रह तो होता है, वे पद जिनका सामासिक विग्रह तो होता है लेकिन पर्टिकुलर किसी समास के लक्षण उस पर निर्भर नहीं होते, वहाँ होता है केवल समास। अर्थात जहाँ पदों में से कारक विभक्ति योजक या अव्ययों का तो लोप होता है लेकिन किसी समास के लक्षण अपने आप पर समाहित नहीं रखते, केवल समास। नंबर 2 पे हम बात करें तो दूसरा आता है अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों, अव्ययी भाव समास। और तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो समास है वह मैं अब लिखने वाला हूँ, वह है आपका दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास। और फिर तत्पुरुष समास के संस्कृत में 2 भेद हैं। कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। और वे 2 भेद कौन कौन से हैं, वे 2 भेद हैं दोस्तों। एक तो है समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष। और दूसरा जो प्रकार है वह है दोस्तों व्याधिकरण तत्पुरुष। दूसरा कौन सा है, व्याधिकरण तत्पुरुष। आपके जहन में तो यही आए थे कि तत्पुरुष के 2 भेद, कर्मधारय और द्विगु, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष, इसके 2 भेद होंगे। एक तो होगा समानाधिकरण और एक होगा आपका व्याधिकरण तत्पुरुष। अब हम बात करते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष की और व्याधिकरण तत्पुरुष की। तो जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है इसके भी पुनः 2 भेद हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये बिंदु है ही ऐसा। हम चाहते तो परिभाषा के बाद में सीधे ही प्रकारों पर आ सकता था। 6 प्रकारों की 6 परिभाषाएं और 2-2 उदाहरण लिखवा करके हम बिंदु को समाप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, पूर्ण नहीं, हमें संपूर्ण पढ़ना है। और संपूर्ण के लिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि 4, 5 और 6 का अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिए, समानाधिकरण तत्पुरुष के पुनः 2 भेद होंगे और समानाधिकरण तत्पुरुष के जो पुनः 2 भेद होते हैं वहाँ आपके नाम निकल करके आते हैं, आपके कर्मधारय, और एक नाम निकल करके आता है आपका द्विगु। एक नाम निकल करके आता है द्विगु समास। और जो व्याधिकरण तत्पुरुष है दोस्तों, यह तो बहुत ही आनंदित कर देने वाली चीज़ है। व्याधिकरण तत्पुरुष है, उसके दोस्तों 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद हैं। इसके तो कितने हैं, 2। समानाधिकरण तत्पुरुष के तो कितने भेद, 2 भेद। लेकिन व्याधिकरण के कितने भेद, 6 भेद। और उन 6 भेदों के मैं नामोल्लेख कर रहा हूँ, वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। इन 6 भेदों को आप चाहो तो क्या कह सकते हो, कारक तत्पुरुष भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों, कारक तत्पुरुष भी कहा जा सकता है। इन 6 भेदों के नाम कारक तत्पुरुष भी होते हैं। अब आप कहोगे कि श्रीमान जी, कारकों की संख्या तो हिंदी में 8 होती है, आप 6 का ही नाम क्यों ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक बार मैं यहाँ कारकों के नाम लिख रहा हूँ। कारक हैं, सबसे पहला कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये इस प्रकार से हिंदी भाषा में हम 8 कारक पढ़ा करते हैं। इन 8 कारकों में समास की दृष्टि से देखा जाए तो 6 कारक ही महत्व के हैं।
और वो 6 ही कौन से हैं। अब अगर मैं पहले से 6 तक ले लूँ, अंतिम 2 को छोड़ें तो यह भी गलत है, यदि शुरू से 2 को छोड़ दे तो भी गलत है। तो हम क्या करते हैं, एक पहला हटा देंगे और एक अंतिम हटा देंगे, अर्थात कर्ता नहीं लेंगे और संबोधन नहीं लेंगे। कर्ता और संबोधन को छोड़कर मध्य के जो 6 कारक हैं वे आपके कारक तत्पुरुष या तत्पुरुष समास के व्याधिकरण तत्पुरुष में, या हम कहें कारक तत्पुरुष समास में आते हैं। और कारक तत्पुरुष में कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिए। नाम लिखूंगा। सबसे पहला कर्म, कारक का नाम है, कर्म तो कारक का नाम है, और इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा, कर्म कारक तत्पुरुष समास, कर्म कारक तत्पुरुष समास। दूसरा इसमें आएगा दोस्तों, दूसरा क्या आएगा, करण कारक तत्पुरुष समास। तीसरा इसमें आ जाएगा संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। चौथा इसमें आ जाएगा अपादान कारक तत्पुरुष समास। पांचवा इसमें आ जाएगा संबंध कारक तत्पुरुष समास। छठा इसमें आ जाएगा दोस्तों अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। कहने का आशय यह हुआ कि यदि कारकों के आधार पर या कारक तत्पुरुष के आधार पर बात की जाए तो हमारे पास कारक तत्पुरुष या व्याधिकरण तत्पुरुष के, कारक तत्पुरुष जो नाम है ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कारक तत्पुरुष या व्याधिकरण तत्पुरुष के नाम से 6 प्रकार होंगे। और 6 में से कौन कौन से हटाएंगे, तो पहला और अंतिम आप यदि हटा देते हो, पहला और अंतिम यदि आप हटा देते हो तो जो शेष रह जाते हैं आपके पास 6 कारक, यही कारक कारक तत्पुरुष समास में पढ़े जाएंगे, जिसकी चर्चा हम हिंदी भाषा के समासों का विग्रह पढ़ेंगे तब भी करेंगे। तो मूल रूप में समासों के 5 भेदों में तीसरा कौन सा हो गया, कारक तत्पुरुष नहीं, केवल तत्पुरुष समास। फिर तत्पुरुष समास के हमने 2 भेद कर लिए। पहला भेद किया समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा भेद किया है व्याधिकरण तत्पुरुष। पहला भेद क्या किया, समानाधिकरण। समानाधिकरण के भी 2 प्रकार, कर्मधारय और द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब आते हैं भाषा के चौथे पर, मूल रूप में चौथे समास के प्रकार पर। और चौथा जो प्रकार है वह है दोस्तों द्वंद्व समास। समास का जो चौथा प्रकार है मूल रूप में वह कौन सा है, द्वंद्व समास। और पांचवा और अंतिम जो है वह कौन सा है, बहुब्रीहि समास। वह कौन सा है दोस्तों, बहुब्रीहि समास। अंतिम कौन सा हो गया, बहुब्रीहि समास। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको मूल रूप में जो 5 भेद हैं, मूल रूप में हिंदी में नहीं बल्कि मूल भाषा संस्कृत में जो समास के 5 भेद हैं ये समझ में आ चुके होंगे कि पांचों के नाम कौन कौन से हैं। जबकि यहाँ देखना दोस्तों, हिंदी में हम जो 6 पढ़ते हैं वो सारे हैं। पहला अव्ययी भाव है, कर्म तत्पुरुष भी है 2, कर्मधारय 3, द्विगु 4, द्वंद्व 5 और बहुब्रीहि 6। अर्थात कहने का आशय यही हुआ कि मूल रूप में जो समास हैं वहीं से हमारे हिंदी के समास निकल करके आएंगे, जिनके हम 6 प्रकार मानते हैं। और हिंदी में क्या होता है, इस तत्पुरुष समास के व्याधिकरण प्रकार के तत्पुरुष के जो 6 कारक तत्पुरुष हैं उन्हें सीधे ही तत्पुरुष के भेद मान लिया गया। कैसे माना जाता है अभी हम बात करते हैं, एक बार आप इसे गौर से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं हमारे हिंदी भाषा के जो 6 प्रकार हैं समास के, उन पर। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात आ रही है, क्या, हिंदी में समास के भेद।
पहला ही प्रश्न, कितने होंगे साहब? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। और 6 कौन कौन से होंगे उनकी हम चर्चा करें तो सबसे पहला होगा दोस्तों अव्ययी भाव। सबसे पहला कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा होगा दोस्तों कर्मधारय समास। तीसरे की बात करें तो तीसरा होगा दोस्तों आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के बाद में इसी के भेद कितने होते हैं? 6। तो हम लिख सकते हैं इसके 6 कारक तत्पुरुष के नाम से भेद भी होंगे। इसके कारक तत्पुरुष के नाम से 6 भेद हैं। कारक तत्पुरुष के नाम से 6 भेद हैं। फिर आता है आपका चौथा प्रकार। और चौथा प्रकार कौन सा होगा दोस्तों? तो चौथे प्रकार में आप द्विगु समास को गिन सकते हो, द्विगु समास। उसके बाद पांचवें प्रकार की हम बात करें तो पांचवा प्रकार कौन सा होगा दोस्तों? तो पांचवें प्रकार में आप द्वंद्व समास को गिन सकते हो। और छठा या अंतिम जो प्रकार है वह आपका जाना पहचाना कौन सा? बहुव्रीहि समास की हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास हिंदी भाषा में 6 प्रकार समास के निकल कर आए। और ये 6 प्रकार किस तरीके से निकल कर आए ये पूरी चर्चा हमने की, तब जाकर के समझ में आया। मैं कहूँ जैसे हमारे पास समास के प्रकारों का जो प्रश्न था क्या कि समास के भेद कितने होंगे, हो सकता है हमें 4, 5 और 6 तीनों ही विकल्प में दे दिए जाएं। तो आप प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ना कि कहीं उसमें इनसे संबंधित कोई शर्त तो नहीं दे दी। यदि शर्त दे दी जाती है तो आपके प्रश्न के उत्तर को प्रभावित करेगी। उस शर्त के अनुसार आप अपने प्रश्न का जवाब चयन करोगे कि यदि प्रधान पदों के आधार पर या पदों की प्रधानता के आधार पर अगर आपको समास के प्रकार पूछे जाते हैं तो आप बेझिझक 4 कहेंगे। मूल रूप में पूछे जाएं तो आप 5 कहेंगे। हिंदी में पूछे जाते हैं या हिंदी के प्रकारों की बात की जाए तो 6 करोगे। लेकिन ध्यान रखना यदि आपको कोई शर्त देता ही नहीं है, अगर आपको कोई शर्त दी नहीं जाती तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में आप सीधे ही अपना जवाब 6 लिख सकते हो। क्योंकि हिंदी भाषा का पेपर देते समय शर्त नहीं दी इसका मतलब पर्टिकुलर हिंदी की ही बात की जाती है, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र विषय की बात की जा रही है। तो हमारे पास 6 के 6 नाम आ गए हैं। अब बारी आएगी हमें इनको विस्तार देने की। यहाँ पर मैंने तत्पुरुष के ही भेद इसलिए लिखे हैं दोस्तों। बाकी बात की जाए तो देखो द्वंद्व समास के भी प्रकार होते हैं, बता देता हूँ। द्वंद्व समास के भी प्रकार होते हैं, आपके अव्ययीभाव समास के भी प्रकार होते हैं। जब बिंदु की हम चर्चा करेंगे तब इन पर प्रकाश डाला जाएगा। पर प्रचलित प्रकारों की बात की जाए, प्रचलित नामों की बात की जाए तो केवल और केवल तत्पुरुष समास के ही हमें 6 भेद जो 6 कारक तत्पुरुषों के नाम से होते हैं उनका पता होना चाहिए। ये इतने महत्व के नहीं है। हालांकि द्वंद्व समास के जो 3 प्रकार हैं, द्वंद्व समास के जो 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार उन पर भी प्रकाश डाला जाता है। इसके भी 3 प्रकार हैं, उनके ऊपर भी प्रकाश डाला जाता है। तो आशा करता हूँ यह वाली बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बिंदु के सबसे पहले हमने आरंभ किया था कहाँ से? समास के शाब्दिक विवेचन से। उसके बाद में दूसरी चर्चा हमारी जो रही वह रही समास विग्रह पर। और उसके बाद अंतिम चर्चा जो हमारे समापन ले रही है वह समास के प्रकारों पर आकर के हमारी चर्चा आज की समाप्त होती है। इसके बाद की जो अगली चर्चा होगी वो अगले की कक्षा में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।